तो जिस दिन नेता जनता से बड़ा हो जाए, समझना जनता खत्म हो गई। और जब जनता खत्म हो गई तो ऐसे सभा सेमिनारों का या रवीश कुमार का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप मेरे बारे में व्हाट्सएप बनाकर घुमाते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लिखते रहिए कि आपको गोली मार देंगे, मार दीजिए। जनता को गुलाम बनाकर कोई देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। कोई देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब जनता की हैसियत एक गुरु की बनेगी। ये बात ध्यान से सुनिएगा और अपने घर में जाकर सुनिएगा, मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगली 3 पीढ़ी तक बर्बाद करने के लिए 2 मुद्दा फेंका गया है। एक है धारा 370 और एक है मंदिर। ये जो दोनों मुद्दे हैं, इसका बाकी देश से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ यूपी और बिहार के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, ताकि आप बिना पढ़े बिना जाने अपनी राय बनाकर बागी बनकर समाज में घूमते रहें और नफरत पालते रहें। हम कर्जदार हैं गांधी के। हमारी पीठ अंग्रेजों ने गरम तवे पर रखकर सेक दी थी। गांधी आए थे, मुनीस आए थे, राजकुमार शुक्ल आए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी आए थे, तब हमें मुक्ति मिली थी। गोडसे नहीं आया था, सावरकर यहां नहीं आया था, यहां कोई नहीं आया था गांधी के अलावा। लेकिन आप देखिए, तो इतनी सी बात आप नहीं कर सकते हैं। बात क्यों होती है सावरकर की? वो इसलिए होती है कि उनके बहाने गोडसे की बात हो। आप गोडसे को स्थापित करना चाहते हैं। इस देश में कोई बड़ी बात नहीं है। अपराधी सांसद, विधायक, मंत्री और उससे भी बड़े पद पर पहुंचते रहे हैं। आप गोडसे को स्थापित करके हासिल क्या करेंगे? इतनी सी बात बता दीजिए यूपी बिहार के नौजवान लोग। और एक बात सोच लीजिए कि आप गांधी को भी स्थापित करके क्या क्या गंवाने जा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात सोच लीजिए। अगर जिस दिन हम सब ने अपने भीतर से गांधी को गंवा दिया, उस दिन हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो हुआ क्या है कि अब सरकारें ये खेल समझ गई कि हमको हाँकने के लिए जनता का एक ऐसा वर्ग चाहिए जो सूचनाओं से रहित हो, सूचना विहीन हो। इसलिए जब आप हिंदी के अखबारों को पलट कर देखते हैं तो लगता है कि आपने खबरें पढ़ी हैं, पर उनमें सूचनाएं नहीं। इतनी सी बात समझने के लिए मुझे 26 साल लगे इस प्रोफेशन में, कि किस तरह से भाषा का खेल खेल के एक बैनर हेडलाइन लगा के उसके नीचे की सारी सूचनाओं को गायब कर दिया जाता है। संसद में खड़ा होकर आप 370 को लेकर पटेल के बारे में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई पे पर्दा नहीं डाल सकते। क्या हम बता रहे हैं? हम पत्रकार हैं लोगों को। क्या हम अध्ययन कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं बता रहे हैं। हम ना अखबार में बता रहे हैं, ना जहां पे हमारा अपना प्राइवेट स्पेस है वहां बता रहे हैं कि 370 की योजना तो सरदार पटेल के घर में बनी थी। उसे सहमति देने वाले, जब यूएन में जब गया था मामला, तो उसे सहमति देने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उनका हिसाब कर सकते हैं? नहीं, वो हिस्ट्री के फैक्ट हैं। ना हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विलेन बना सकते हैं, ना सरदार पटेल को, ना नेहरू को। ये इतिहास देखने का तरीका नहीं है। हम जान सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसको लेकर हम आज नहीं है हिसाब कर सकते हैं। आज हम हिसाब करेंगे कि भाई आप ऐसा क्या काम करते हो जिसके बाहर आ जाने के डर से आप इजराइल की मदद से पत्रकारों के फोन टैप करते हो। क्या काम करते हो ऐसा? इसका मतलब कुछ तो ऐसा काम है आपका। है कि आपको जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने से घबराहट होती है तो अक्षय कुमार को ले आते हैं और आए आप राजनीति में कि आप बोलने वाले हैं, आप सबसे अच्छा बोलते हैं, तो बोलिए फिर। तो फिर भाड़े के लोगों को बुलाकर क्यों इंटरव्यू देते हैं? क्योंकि हमें स्कूल से सिखाया गया है कि वो हमारे इतिहास का एक बुरा दौर था। इसलिए ना तो हम पटेल को हीरो बना सकते हैं, ना नेहरू को विलेन, और ना सावरकर को जरूरत से ज्यादा विलेन बना सकते हैं। कोई फायदा नहीं है। उनकी अपनी जिंदगी है, उनके एक हिस्से को जानिए, दूसरे हिस्से को जानिए। लेकिन अब कुछ लोग सावरकर को भी लेकर हंसते रहते हैं, वो भी ज्यादा है। उस दौर में क्या उम्र थी इन लोगों की? 30 साल 34 साल की उम्र थी। ये सब नए नए नौजवान लड़के थे जिन्होंने कभी एक राज्य व्यवस्था नहीं देखी थी, दूसरे मुल्कों में देखी थी।
वो अपने अपने नजरिए से धर्म को समझ रहे थे, राष्ट्र को समझ रहे थे। कोई पूरा समझ रहा था, कोई अधूरा समझ रहा था, कोई ठीक ठीक समझ रहा था, कोई गलत गलत समझ रहा था। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो पढ़िए, कितनी किताबें लोगों ने पढ़ी धारा 370 के बारे में। ट्रक पे लिखा हुआ देख लिया, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, हल्ला करते हुए चले आए। ये ट्रक पे लिखे हुए स्लोगन के आधार पर ये हिंदी प्रदेश अपनी राय बनाएंगे। किस आधार पर बनाएंगे? इतनी बड़ी अगर घटना थी, सरदार पटेल का अगर सपना पूरा हुआ तो श्रीनगर में कौन था? प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, कोई था, कोई दिखा? इतिहास ऐसे बनता है। सब अपना अपना काम कर रहे थे। गृह मंत्री जी के पास तो और भी समय है, वो तो गुप्त वंश पर भाषण देने बीएचयू चले जाते हैं। किसी दिन वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने भी आ सकते हैं। सरदार पटेल ने कहा था कि ये देश हिंदू धर्म का नहीं है, ये सबका देश है। उन्होंने ही कहा था। वो कहां से समझ कर आए थे? पूरी जिंदगी तो उन लोगों ने आंदोलन में गुजारी थी, तो ये बातें वो कहां से निकल रही थी उनकी जुबान से? क्योंकि वो यहाँ के लोगों की फितरत से गुजरते हुए, टकराते हुए इन चीजों को सीख रहे थे। उनके पास क्या वक्त रहा होगा कि जिंदगी में जेल जाते थे तो पढ़ते थे वो लोग। आप सोचिए कि कितनी व्यस्त जिंदगी रही होगी उन लोगों की। जब आप आजाद हुए थे तब आपकी जीडीपी 0 में थी, और जब आप अंग्रेज आए थे उसके पहले जो जीडीपी थी वो आज तक आप हासिल नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उस दौर में नेहरू ने 3% का ग्रोथ रेट हासिल किया था। पता है आपको? नहीं पता है। ये पता होगा कि नेहरू के दादा गयासुद्दीन थे, व्हाट्सएप से